अध्याय 99 आत्मशोधन मध्यात्म क्षेत्र। कोई मुझे ये भेंट करेगा? जियान के माथे पर प्रश्न चिन्ह थे। जब हम वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे। गूफी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। कोरसोल मैरो को संग्रहित करने के बाद वह जियान को दूर स्थित विशाल पर्वत श्रृंखला की ओर ले गया। कोरसोल मैरो जब अन्य जड़ी बूटियों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो और भी बेहतर परिणाम देता है। गूफी के पास अभी भी कोरसोल मैरो को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक कुछ जड़ी बूटियां गायब थीं, और वे जड़ी बूटियां पर्वत श्रृंखला के शासक जादुई जानवर के खजाने की तिजोरी में आसानी से मिल सकती थी। थोड़ी देर में विशाल पर्वत श्रृंखला की रूपरेखा उनकी दृष्टि में दिखाई दी। ये 10,000 औषधीय पर्वत श्रृंखला एक विशाल ड्रैगन की तरह फैली हुई थी, जिसमें हवा के बीच में घना कोहरा छाया हुआ था। यह कोहरा प्राकृतिक नहीं था, ये घनी ऊर्जा से संघनित था। पर्वत श्रृंखला के भीतर से जानवरों की निरंतर और गूंजती हुई दहाड़ें गूंज रही थीं, जो एक हिंसक आभा से भरी हुई थी। गूफी की गति के कारण भले ही जादुई जानवर उन्हें पहचान लें, वे उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। इस प्रकार वे उत्तर की ओर लगातार बढ़ते गए। अंततः 10,000 औषधीय पर्वत श्रृंखला के भीतर सबसे ऊंचे और सबसे राजसी पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण करने की हिम्मत कौन करता है? मैं ज़ेओनज़ान देखूंगा कि कौन इतना साहसी है। जैसे ही वे शिखर पर पहुंचे, अचानक आसमान से एक उग्र आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद एक विशालकाय आकृति विकृत स्थान से बाहर निकली, जो गूफी और जियान के सामने लोहे के टॉवर की तरह खड़ी थी। जैसे ही यह मजबूत आकृति दिखाई दी, उसके भीतर से अचानक एक जबरदस्त, स्थिर और भारी आभा उमड़ पड़ी। यह विशालकाय व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ज़ेओनज़ान था, जो असंख्य औषधि पर्वत श्रृंखला का शासक था, एक 8वीं श्रेणी का जादुई जानवर। उसका असली रूप एक ड्रैगन भालू था। ड्रैगन भालू, ये भयंकर जादुई जानवर अब शायद ही कभी देखे जाते हैं, क्योंकि वे प्राचीन हैं और उनके भीतर कुछ ड्रैगन का खून है, जो उन्हें असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाता है। अरे बड़े आदमी, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? इस मजबूत आदमी को देखकर जियान का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। जबकि वह पहले उच्च स्तरीय 7वें स्तरीय जादुई जानवरों से कुछ हद तक भयभीत थी, अब वह 8वें स्तरीय जादुई जानवर के सामने भी बेपरवाह लग रही थी। जैसे ही उसने बात की, उसकी चमकीली आंखों में एक शानदार बैंगनी रोशनी चमक उठी। वह बैंगनी रोशनी पहले के विपरीत एक ड्रैगन के आकार की थी। यह असली ड्रैगन वंश है। ड्रैगन के आकार की उस बैंगनी रोशनी को देखकर ज़ेओनज़ान का विशाल शरीर अनजाने में कांप उठा। उसके वंश के भीतर से एक तरह का दबाव उसके खून को लगभग उबाल दे रहा था। मेरी महिला, मैं अपनी पिछली अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। पहले डराने वाला ज़ेओनज़ान अब चापलूसी करने वाला भाव रखता था, बार बार खुश करने की कोशिश करता हुआ। इस समय जियान को आखिरकार समझ में आ गया कि गूफी ने अपने पहले के शब्दों से क्या मतलब निकाला था। बड़े आदमी, तुम्हारे पास यहाँ क्या अच्छा सामान है? सब बाहर निकालो, जियान ने सीधे पूछा। इस समय जियान जोश से भरी हुई थी, अपनी दुर्लभ महिमा के क्षणों में से एक का आनंद ले रही थी। मेरी महिला, मैं तुम्हारा पोषण करने के लिए 7वें दर्जे के 2 जादुई जानवरों को पकड़ने जाऊंगा। ज़ेओनज़ान ने बार बार सिर हिलाया। मैं मांस नहीं खाता, मुझे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चाहिए। जियान ने जल्दी से उसे रोक दिया। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां? जरूर, मेरे पास बहुत हैं। ज़ेओनज़ान ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया और गूफी और जियान को पहाड़ की चोटी पर एक बड़े पत्थर के हॉल में ले गया। हॉल के प्रवेश द्वार पर 2 भयंकर दिखने वाले जादुई जानवर दुबके हुए लेटे थे। कहीं और जाकर खेलो। जियान आगे बढ़ी, लापरवाही से अपना छोटा हाथ हिलाते हुए। 2 उच्च स्तरीय जादुई जानवर, जो क्रूर दिख रहे थे, ने धीमी आवाज में फुसफुसाया और अपनी दुम को अपने पैरों के बीच दबाकर जल्दी से पीछे हट गए। उन्होंने जियान से एक तरह का दबाव महसूस किया था जो उनके वंश से उपजा था, जिससे उनमें प्रतिरोध करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। इस प्रदर्शन ने जियान को और भी अधिक आत्मसंतुष्ट बना दिया। उसे आखिरकार गूफी के सामने दिखावा करने का मौका मिला। उसने गूफी की ओर देखा और पलकें झपकाईं, जैसे कह रही हो, देखा, मैं बहुत बढ़िया हूँ, है न? मैंने उन्हें सिर्फ एक शब्द से डरा दिया। गूफी ने उसका साथ दिया और उसे अंगूठा दिखाया। इसके बाद दोनों ने पत्थर के हॉल से होते हुए ज़ेओनज़ान का पीछा किया। मुख्य हॉल के भीतर एक विशाल चौक पर पहुंचने से पहले कई गलियारों को पार किया। जैसे ही गूफी ने चौक में कदम रखा, औषधीय जड़ी बूटियों की एक तेज, लगभग चिपचिपी गंध ने उसे घेर लिया। चौक जड़ी बूटियों के ढेर से भरा हुआ था।
बाहरी दुनिया में दुर्लभ और कीमती ये जड़ी बूटियां यहाँ साधारण गोभी की तरह बिखरी हुई थी। वाह, यहाँ बहुत कुछ है। ये देखकर जियान के मुंह में पानी आने लगा। वह चौक में गोता लगाना चाहती थी और जड़ी बूटियों को चबाना शुरू करना चाहती थी। जियान, रुको, पहले मुझे जो चाहिए वो ढूंढने दो, फिर तुम खाना शुरू कर सकती हो। गूफी ने जल्दी से उसे रोक लिया। अगर यह छोटा सा पेटू अपनी जरूरत की जड़ी बूटियां खा ले तो परेशानी होगी। ठीक है, जियान ने अपनी इच्छा दबा दी। आखिरकार वह गूफी पर भरोसा कर रही थी कि वह बाद में गोलियां परिष्कृत करने में उसकी मदद करेगी। इसके अलावा कच्ची खाने पर ये जड़ी बूटियां इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर मैं कुछ जड़ी बूटियां ले लूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? गूफी ने मुस्कुराते हुए जियोंग झान की ओर देखा और पूछा। बिल्कुल नहीं, जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो। गूफी की डू वेन को महसूस करते हुए दरखेती पहले, और ये देखकर कि कैसे जियान पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था, जियोंग झान ने गूफी के साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया। धन्यवाद। गूफी मुस्कुराया, फिर अपनी जरूरत की जड़ी बूटियों की तलाश करने के लिए चौक में प्रवेश किया। उसका प्राथमिक लक्ष्य स्वर्गीय सुन्नज़ैद नामक एक जड़ी बूटी थी। ये जड़ी बूटी कोर सोल मैरो को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक थी। हालांकि चौक कई अलग अलग जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, गूफी की क्षमताओं ने उसे जल्दी से स्वर्गीय सुन्नज़ैद का एक टुकड़ा खोजने की अनुमति दी। मुझे जो चाहिए वो मिल गया है। गूफी ने जियान को इशारा करते हुए हाथ हिलाया और उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। जैसे ही उसने बात की, जियान चौक की ओर दौड़ा, एक सुनहरा फल पकड़ा और उसे चबाना शुरू कर दिया। सुनहरा फल इतना कठोर था कि साधारण तलवारें भी उसे काट नहीं सकती थीं, फिर भी जियान के दांतों ने उसे आसानी से काट दिया। तुम्हें यह अच्छा लगा, मैं कुछ संभाल लूंगा। गूफी ने जियोंग झान से एक पत्थर का कक्ष मांगा और कोर सोल मैरो को परिष्कृत करने की प्रक्रिया शुरू की। अब जब उसके पास सभी आवश्यक सामग्री थी, तो परिष्कृत करने की प्रक्रिया मुश्किल नहीं थी, खासकर गूफी के लिए, जो 8वें दर्जे के कीमियागर तक पहुंच चुका था। सिर्फ 1 घंटे में पूरी तरह से परिष्कृत कोर सोल मैरो की 3 बोतलें उसके सामने थीं। गूफी की दक्षता निस्संदेह कहानी के मूल नायक से ज्यादा थी। कोर सोल मैरो का लगभग कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य है कि इससे मेरी आत्मा की शक्ति कितनी मजबूत होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी ने जैद की एक बोतल पकड़ी और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही मैरो उसके शरीर में प्रवेश किया, गूफी का सिर गूंज उठा और उसके माथे पर आत्मा की शक्ति अचानक फैल गई, जैसे कि उसे उत्प्रेरित किया गया हो। तेजी से विस्तार के कारण उसके माथे में हल्का दर्द हुआ। एक शक्तिशाली भयानक ऊर्जा जल्दी से उसकी आत्मा में समा गई। साथ ही गूफी की आत्मा की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी, जैसे कि उसने कोई शक्तिशाली टॉनिक पी लिया हो। अध्याय 100। जियान आगे बढ़ता है। रानी का परिवर्तन। पहले से ही 5 दिन हो चुके हैं। भाई गूफी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? पत्थर के हॉल के अंदर जियान एक कुर्सी पर आराम कर रही थी, जो मूल रूप से जियोंग झान की थी। उसके पैर क्रॉस किए हुए थे। जब से गूफी एकांत में गई थी, वह दिनों की गिनती कर रही थी। वह औषधीय जड़ी बूटियों से थकने लगी थी, और कभी कभी जब उसे कुछ ऐसा मिलता जिसका स्वाद खराब होता, तो वह एक निवाला खा लेती और फिर उसे फेंक देती। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियान शांत होती गई और उसने जियोंग झान पर ज्यादा हुक्म चलाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका चेहरा लाल होने लगा और उसका शरीर भट्टी की तरह गर्म हो गया। मेरी छोटी दादी, आपको क्या हो रहा है? क्या आपने बहुत ज्यादा खा लिया है और इसे पचा नहीं पा रही हैं? जियान की हालत के कारण जियोंग झान चिंतित हो रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही शियोंग झान इस बात पर विचार कर रहा था कि ध्यान कर रहे गूफी को पुकारा जाए या नहीं, जियान अचानक गहरी नींद में सो गया। जब वह सो रहा था तो उसके शरीर से एक घनी बैंगनी रोशनी निकलने लगी, जो अंततः बैंगनी रोशनी का एक बड़ा कोकून बन गया, जो कई मीटर बड़ा था, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसी क्षण ऊर्जा की एक अदृश्य लहर, जो नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती थी, पत्थर के हॉल की दीवारों से गुजरी और पहाड़ की चोटी के ऊपर आसमान में फैल गई। धमाका। जैसे ही ऊर्जा की यह लहर फैली, पूरा पहाड़ अचानक उथल पुथल में बदल गया, जैसे उबलते तेल का एक बर्तन। आसमान और धरती की अचानक उथल पुथल ने पहाड़ पर मौजूद सभी जादुई जानवरों का ध्यान तुरंत खींचा। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा उनमें से अधिकांश के लिए बहुत मायावी थी। केवल कुछ शक्तिशाली उच्च स्तरीय जादुई जानवर ही इसे अस्पष्ट रूप से पहचान सकते थे, जबकि बाकी केवल आसमान को घूर सकते थे। यह क्या है? अचानक हुए बदलाव से शियोंग झान चौंक गया।
उसकी निगाहें हॉल के भीतर गहरे पत्थर के कक्ष पर टिकने से पहले पूरे क्षेत्र में घूम गईं, जहां गुफी ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। क्या यह आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकती है? ऐसा कहा जाता है कि केवल कुछ कीमिया मास्टर जो 8वें स्तर तक पहुंच चुके हैं, वे ही इसे अवशोषित कर सकते हैं। इस व्यक्ति की प्रतिभा वास्तव में राक्षसी है। ज़ियोंग झान की आंखें विचारों से चमक उठीं। हालांकि वह असभ्य दिखाई दे रहा था, लेकिन वह ज्ञान से रहित नहीं था। आखिरकार पिल रियल्म कभी पिल टॉवर का मुख्यालय हुआ करता था, जो धीरे धीरे कमजोर होकर पीछे हट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गूफी अपनी कम उम्र के बावजूद न केवल डुवेनेरेट के स्तर तक पहुंच गया था, बल्कि उसके पास एक असाधारण स्तर तक पहुंचने वाली आत्मा शक्ति भी थी। धमाका। जब ज़ियोंग झान अपने विचारों में खोया हुआ था, तो पत्थर के कक्ष के भीतर से अचानक एक तेज आवाज निकली। अविश्वसनीय रूप से मजबूत पत्थर के कमरे की छत अचानक उड़ गई और एक निराकार प्रकाश बाहर निकल आया, जो हवा में रुक गया। एक विशाल आत्मा शक्ति, एक विशाल ज्वार की लहर की तरह, बिजली की गति से बाहर की ओर बढ़ी। आसमान में ऊपर एक अदृश्य प्रकाश मंडरा रहा था और एक विशाल, असीम आत्मा शक्ति अपने केंद्र से ज्वार की लहर की तरह फैल गई, जो आसपास के क्षेत्र में फैल गई। उस पल पूरी पर्वत श्रृंखला इस शक्तिशाली आत्मा दबाव के वजन से कांप उठी। कुछ असाधारण रूप से शक्तिशाली उच्च स्तरीय जादुई जानवरों को छोड़कर बाकी सभी जीव बेकाबू होकर कांप उठे, जबरदस्त ताकत के तहत नियंत्रित। इस बीच पत्थर के कक्ष के अंदर जहां गूफी ध्यान कर रही थी, आत्मा शक्ति के प्रभाव से एक छोटा सा 7 रंग का सांप हवा में उछला, पत्थर की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। प्रकाश की एक चमक में 7 रंग का सांप एक अविश्वसनीय रूप से मोहक, नग्न आकृति में बदल गया। मोहक सुंदरता, जो अब सुडौल शरीर के साथ नग्न खड़ी थी, कोई और नहीं बल्कि रानी मेडुसा थी। इस समय ये स्पष्ट था कि उसकी ताकत पूर्वज के स्तर तक बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी पूर्व सर्प पूंछ 2 पतली, सफेद टांगों में बदल गई थी। उसके नाजुक, बर्फ सफेद पैर जमीन से आधा इंच ऊपर मंडरा रहे थे, धूल से अछूते। कितना भयानक आत्मा दबाव! ये व्यक्ति लगातार भयावह होता जा रहा है। इस दर पर मैं कभी भी उसे पकड़ नहीं पाऊंगी। रानी की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब उसने बैठे हुए गूफी को देखा। उसके दिल में हत्या के इरादे की एक हल्की सी निशानी फैल रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि गूफी की आत्मा अब उसके शरीर में नहीं थी। उसके लिए यह एक सही अवसर था। हालांकि वह हिचकिचाए, सबसे पहले क्योंकि उसने गूफी का बारीकी से पीछा करते हुए काफी समय बिताया था। वह जानती थी कि वह कितना भयानक था। एक और कारण भी था, हालांकि रानी मेडुसा खुद भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। रानी मेडुसा गूफी पर इतनी केंद्रित थी कि वह अपनी नग्न अवस्था को नोटिस करने में विफल रही। हुश! जब मेडुसा रानी ने देखा, तो दीवारों से प्रकाश का एक निराकार गोला गुजरा और गूफी के माथे की ओर बढ़ा। एक पल में वह गायब हो गया। वह निराकार गोला गूफी की आत्मा थी। जैसे ही यह उसके माथे में फिर से घुसा, गूफी का शरीर थोड़ा कांप उठा और उस क्षेत्र में भरा हुआ भारी आत्मिक दबाव तुरंत खत्म हो गया। गूफी की काली काली आंखें आखिरकार अपनी स्पष्टता वापस पा गईं। हालांकि जैसे ही उसे होश आया, एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। रानी मेडुसा पूरी तरह से नग्न खड़ी थी, उसके सामने सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर। उसकी बर्फ सफेद, लहराती वक्रता, उसकी जैड जैसी गोरी त्वचा और उसके मनमोहक चेहरे की दृष्टि ने गूफी की नसों को एक शक्तिशाली प्रभाव से झकझोर दिया। इससे पहले रानी मेडुसा भी गूफी के सामने नग्न दिखाई दी थी, लेकिन उस समय वह पूरी तरह से बदल नहीं पाई थी। उसकी सर्प पूंछ ने गूफी की बेचैनी को शांत कर दिया था। हालांकि इस बार उस मोहक पूंछ की जगह एक जोड़ी सुंदर पैरों ने ले ली थी और गूफी के दिल में गर्मी और भी अधिक बढ़ गई, जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? गूफी की निगाहों को देखते हुए मेडुसा रानी को अचानक अपनी स्थिति का एहसास हुआ। उसका मोहक चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से के मिश्रण से लाल हो गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने तुरंत खुद को डूबी हुई ऊर्जा से बनी एक लाल, धुंधली पोशाक पहनाई। मैं क्या करना चाहती हूँ? क्या तुम ही नहीं थी जो वहां बिल्कुल नग्न खड़ी थी, मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी? या तुम इतनी असुरक्षित हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नग्न शरीर किसी पुरुष को आकर्षित नहीं करता? जैसे ही रानी मेडुसा ने खुद को ढका, गूफी ने कुछ संयम पाया और एक चंचल मुस्कान के साथ जवाब दिया, बकवास, मैं तुम्हें कभी लुभाने की कोशिश नहीं करूंगी। और इसके अलावा मेडुसा ने गूफी के पहले आरोप को तुरंत नकार दिया, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे आरोप का जवाब देना शुरू किया,
उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से अपने शब्दों को निगल लिया। अभी अभी 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर आपके आत्मा के दबाव से कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया था और मैं अचानक भौतिक रूप में आ गया। यही कारण है कि मैं बाकी सब कुछ भूल गया। उद्धरण चिन्ह। रानी मेदुसा ने खुद को संभालने के लिए एक पल लिया। अपनी आवाज को कम करते हुए उसने समझाया। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा लाल हो गया था, जिससे वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। ऐसा लगता है कि उसे एहसास हो रहा था कि चीजें अप्रत्याशित दिशा में बढ़ सकती हैं। वह धीरे धीरे नीचे झुक गई। जैसे ही 7 रंगों वाली रोशनी ने उसे घेर लिया, रानी मेदुसा एक बार फिर एक छोटे 7 रंगों वाले सांप में बदल गई। अध्याय 101। ओह नहीं, मेरी स्वर्गीय लौ फिर से चली गई। जैसे ही रानी मेदुसा एक रंगीन छोटे सांप के रूप में वापस आई, गूफी के दिल में जलन आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने गर्म हवा की एक सांस छोड़ी, धीरे से खड़ा हुआ और खींचा। फिर अभ्यास के साथ उसने छोटे सांप को उठाया और उसे अपनी आस्तीन में रख लिया। सिस्टम की भावनात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से गूफी को पता था कि उसकी आत्मा के भटकने के दौरान रानी मेदुसा ने उसके प्रति कुछ हत्या का इरादा रखा था। सौभाग्य से उसने अंत में एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया था। मैं अब कई दिनों से एकांत में हूँ। वह छोटी लड़की जियान अधीर हो रही होगी, गूफी ने धीरे से कहा जब वह पत्थर के कक्ष से बाहर चला गया, औषधीय जड़ी बूटी वर्ग की ओर जाने का इरादा रखते हुए। वह अभी भी जियान की स्थिति से अनजान था। भाई गूफी, आपको जियान की जांच करनी चाहिए, उसके साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। उसी समय जियोंगझान ने संपर्क किया। जियान, उसके साथ क्या गड़बड़ है? गूफी ने अपनी आकृति चमकने से पहले थोड़ा भौहें से कुनी, जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही प्रकाश के कोकून के पास था। कोकून की सतह बैंगनी प्रकाश की बारी बारी से स्पंदनों के साथ चमक रही थी, बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह। गूफी ने देखा कि जियान के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने महसूस किया कि हर बार जब कोकून की रोशनी बदलती है तो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उसमें समा जाती है, जिससे कोकून की चमक और भी तेज हो जाती है। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि इस छोटी लड़की ने बहुत सारे स्वर्गीय खजाने खा लिए हैं, लेकिन उन्हें पचा नहीं पाए है और अब वह आगे बढ़ रही है। गूफी के चेहरे पर बेबसी का भाव दिखाई दिया। जियान इस समय आगे बढ़ रही थी, लेकिन अगर वह खुद इस प्रक्रिया को पूरा करती तो उसे आधे साल से ज्यादा समय लग सकता था। जियान की मदद के बिना गूफी के लिए पिल दायरे को छोड़ना असुविधाजनक होगा और वह उसे आसानी से पीछे नहीं छोड़ सकता था। भाई गूफी, क्या जियान ठीक है? कुछ ही देर बाद जियोंगझान आया। उसने गूफी से कुछ चिंता के साथ पूछा। जियान आगे बढ़ रही है। इस दौरान मैं उसकी प्रगति में तेजी लाने में मदद करूंगा, इसलिए मुझे आपकी कुछ औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। गूफी ने सीधे जवाब दिया। कोई बात नहीं भाई गूफी, जो भी तुम्हें चाहिए इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो। जियोंगझान ने लापरवाही से उसे टाल दिया। हालांकि उसने बहुत सी जड़ी बूटियां इकट्ठी की थीं, लेकिन वह उन्हें खुद गोलियों में नहीं बदल सकता था। अब 8वें दर्जे के कीमियागर के साथ संबंध बनाने के मौके के साथ वह कंजूस कैसे हो सकता है? धन्यवाद। मैं जियान को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कुछ औषधीय तरल पदार्थों को परिष्कृत करूंगा, इसलिए मैं इस दौरान परेशान नहीं होना चाहता। चिंता मत करो, आज से कोई भी इस हॉल में प्रवेश नहीं करेगा। जियोंगझान ने सिर हिलाया और फिर पीछे हट गया। एक बार जियोंगझान के चले जाने के बाद गूफी की आत्मा शक्ति जड़ी बूटी के चौक पर बह गई और फिर दर्जनों जड़ी बूटियां तेजी से उसकी ओर उड़ी। तुरंत गूफी ने एक कड़ाही निकाली, उसे जमीन पर रखा और उसकी हथेली से एक लौ निकली, जो जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के लिए कड़ाही में प्रवेश कर गई। स्वर्गीय लौ के तड़के के तहत जड़ी बूटियां जल्दी से औषधीय सार में बदल गईं। अंत में सभी सार एक शक्तिशाली औषधीय तरल में विलीन हो गए। गूफी ने परिष्कृत तरल को बैंगनी कोकून की सतह पर समान रूप से लगाया। शक्तिशाली औषधीय ऊर्जा तेजी से कोकून में फैल गई, जिससे इसकी रोशनी और भी तेज हो गई। इस दर से वह 1 महीने से भी कम समय में कोकून से बाहर निकलने में सक्षम हो जाएगी। गूफी ने साधना करने के लिए क्रॉस लेग बैठने से पहले बैंगनी कोकून को देखा। उसके जैसे साधक के लिए 1 महीना लंबा नहीं था। यह उसके लिए शांत होने और मध्य आत्मा क्षेत्र को समझने का एक अच्छा अवसर भी था, जिसे उसने अभी अभी तोड़ा था। जहां तक जियोई जियान और किंग लिन का सवाल है,
वे पवित्र गोली शहर में सुरक्षित थे, शेर राजा और आदरणीय त्यानहुओं की चौकस निगाहों के नीचे, इसलिए उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जियानान अकादमी। शिक्षक, हम फिर से बहुत देर कर चुके हैं। स्वर्गीय लॉ पहले ही गूफी द्वारा ले ली गई है। अकादमी के भीतर एक कमरे में ज़ियाओयान ने ब्लैक रिंग में याओ लाओ के साथ उत्सुकता से संवाद किया। एक लंबी यात्रा के बाद ज़ियाओयान आखिरकार जियानान अकादमी में पहुंच गया था। पहुंचने पर ज़ियाओयान ने स्वाभाविक रूप से गूफी के इर्द गिर्द की किंवदंतियों के बारे में सुना था। गुरु, क्या आपने नहीं कहा था कि सामान्य लोग अपने जीवनकाल में केवल एक स्वर्गीय ज्वाला को ही परिष्कृत कर सकते हैं? ऐसा कैसे है कि गूफी इतनी सारी स्वर्गीय ज्वालाओं को परिष्कृत कर सकता है? याओ लाओ के चुप रहने के बाद ज़ियाओयान ने पूछना जारी रखा। लौ मंत्र की साधना जारी रखने में उसका विश्वास डगमगा रहा था। सिद्धांत रूप में किसी के लिए लौ मंत्र के अलावा कई स्वर्गीय ज्वालाओं को परिष्कृत करने का कोई और तरीका नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक रिंग में याओ लाओ का चेहरा आश्चर्य से भर गया, जब तक कि वह व्यक्ति भी लौ मंत्र की साधना न कर रहा हो। एक पल के बाद याओ लाओ ने अनुमान लगाया, ज़ियाओयान, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे विश्वासघाती वरिष्ठ भाई के बारे में पहले क्या बताया था? याओ लाओ ने धीरे से कहा, उस समय उसने मुझे धोखा दिया और एक निश्चित साधना पद्धति के लिए आत्माओं के हॉल के साथ मिलीभगत की। हालांकि उसने जो पद्धति प्राप्त की थी उसका संस्करण अधूरा था। गुरु, क्या आप कह रहे हैं कि गूफी ने हानफैंग से अधूरा लौ मंत्र प्राप्त किया होगा? यही कारण है कि वह कई स्वर्गीय लपटों को परिष्कृत कर सकता है। ज़ियाओयान की आंखों में एहसास की झलक दिखाई दी। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ज़ियाओयान ने मेडिसिन सम्राट हानफैंग के बारे में सुना था और याओ लाओ से उसके विश्वासघाती कामों के बारे में जाना था। हाँ, इन सभी कारकों पर विचार करते हुए यही एकमात्र व्याख्या है जो समझ में आती है। याओ लाओ ने दृढ़ता से सिर हिलाया। गुरु, अगर यह सच है तो गूफी स्वर्गीय लपटों की तलाश जारी रखेगा। ज़ियाओयान हिचकिचाया। इस बिंदु पर लौ मंत्र में उनकी उम्मीदें लगभग धराशायी हो गईं, क्योंकि उनके और गूफी के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वे उन्हें पकड़ पाएंगे। ज़ियाओयान, बहुत निराश मत हो। दुनिया बहुत बड़ी है और उसके लिए सभी स्वर्गीय लपटों को इकट्ठा करना असंभव है। आपके पास अभी भी एक मौका है। याओ लाओ हार नहीं मानना चाहता था और उसने ज़ियाओयान को प्रोत्साहित करना जारी रखा। उम्मीद है कि ज़ियाओयान वह कार्य पूरा करेगा जो उसने कभी पूरा नहीं किया था। इसके अलावा याओ लाओ ने लौ मंत्र से जो सीखा था उससे खुद को पुनर्जीवित करने के लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जरूरत थी जिसके पास एक नए शरीर को परिष्कृत करने के लिए कई स्वर्गीय लपटें हों। ठीक है गुरु, हालांकि यह साधना पद्धति अब कमजोर है, लेकिन ये सबसे अच्छी है, एकमात्र ऐसा जो मुझे आम लोगों से आगे निकलने और अभूतपूर्व शिखर तक पहुंचने का मौका देता है। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद ज़ियाओयान ने आखिरकार लौ मंत्र की साधना जारी रखने का फैसला किया। ज़ियाओयान, यह अच्छा है कि आप इस तरह से सोचते हैं। याओ लाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। गुरुजी, चूंकि जियानान अकादमी में केवल एक युवा लौ बची है, तो क्या हमें यहाँ और रहना चाहिए? ज़ियाओयान ने पूछा। धधकते आकाश की हुई रिफाइनिंग टॉवर के भीतर हृदय की लौ अभी भी हृदय की लौ उत्सर्जित कर सकती है, जो आपकी साधना के लिए सहायक है। पहले स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश करें और फिर हम छोड़ने पर विचार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। याओ लाओ ने आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति भारी थी। आखिरकार वे 2 बार जिस स्वर्गीय लपटों की तलाश कर रहे थे उसे पहले ही दूसरों ने ले लिया था, जिससे उसकी मूल योजनाएं अस्त व्यस्त हो गईं। अध्याय 102। पुरुष अच्छी तरह से संपन्न महिलाओं को पसंद करते हैं। 1 महीने बाद गोली क्षेत्र में बैंगनी कोकून के पास बैठे गूफी ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। उसने औषधीय तरल की एक बोतल निकाली और इसे कोकून की सतह पर समान रूप से लगाया। पिछले महीने से उसने हर 3 दिन में इस प्रक्रिया को दोहराया था। इस बिंदु पर कोकून की सतह पर रंग न केवल अधिक तीव्रता से चमक रहे थे, बल्कि हल्की दरारें भी फैलने लगी थीं, जिसमें से प्रकाश की हल्की बैंगनी किरणें रिस रही थीं। इस आवेदन के तुरंत बाद पूरा हॉल अचानक हिंसक रूप से हिलने लगा। यह आखिरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाला है। गूफी की चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसने देखा कि कोकून अचानक से चमकीली रोशनी में बदल गया। गूफी की चौकस निगाहों के नीचे कोकून पर बैंगनी रोशनी और भी मजबूत होती गई। अंत में एक हल्की दरार की आवाज सुनाई दी।
तुरंत कोकून की सतह पर छोटी दरारें चुपचाप फैल गईं। अधिक से अधिक दरारें दिखाई देने लगी और अंत में कोकून के खोल का एक बड़ा टुकड़ा अचानक गिर गया। पहले टुकड़े के गिरने के साथ कोकून ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जो जल्दी से टूट गया और बैंगनी रोशनी का एक स्तंभ बाहर निकल आया। बैंगनी रोशनी का स्तंभ आसमान में उछला, अंततः गूफी द्वारा स्थापित स्थानिक अवरोध से टकराया, जिससे लहरों की लहरें उठी। गूफी ने बैंगनी रोशनी के विशाल स्तंभ को देखा। अपनी गहरी दृष्टि से वह अंदर एक धुंधली आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। प्रकाश स्तंभ एक पल के लिए बना रहा, फिर वह फीका पड़ने लगा और कुछ ही देर बाद वह पूरी तरह से गायब हो गया। इसके भीतर की आकृति फिर सीधे गूफी की नजर में आई। दिखाई देने वाली आकृति का शरीर नग्न जैड जैसा था, जिसके चारों ओर एक हल्की बैंगनी चमक थी, जो उसे एक आकर्षक रूप दे रही थी। लंबे रेशमी बैंगनी बाल नीचे की ओर झर रहे थे, जो दृढ़ और चुलबुले कूल्हों तक पहुंच रहे थे। इस परिपक्व कामुक शरीर में छोटी लड़की के पूर्व स्वरूप का कोई निशान नहीं था। क्या ये ज़ियान है? गूफी ने मोहक और परिपक्व आकृति वाली लड़की को चौंक कर देखा। हालांकि उसने पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, फिर भी ज़ियान के बदले हुए रूप को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि पहले वाली छोटी सी शरारती लड़की इतनी अच्छी तरह से विकसित होगी और इतनी आकर्षक। ज़ियान प्रकाश स्तंभ के भीतर आलस से खींची हुई थी। एक पल में उसके पहले से ही आकर्षक वक्र पूरी तरह से उजागर हो गए। ज़ियान ने आलस से अपनी आंखें खोली और अपने बगल में अभी भी हैरान गूफी को देखा। एक चंचल विचार उसके दिमाग में आया और उसने उसे एक शर्मीली, चुलबुली नज़र से देखा। इस चुलबुली नज़र को पाकर गूफी का पूरा शरीर कांप उठा, फिर वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। इस लड़की में अभी भी एक बच्चे जैसा दिल था। एक त्वरित हरकत के साथ गूफी ने अपनी नज़र सीधी रखते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एक लबादा निकाला और उसे ज़ियान को देने वाला था। हालांकि जैसे ही उसका हाथ उसके शरीर को छूता है, वह कांप उठती है। उसका शरीर अचानक एक दृश्यमान दर से सिकुड़ने लगता है। कुछ ही सांसों में कामुक सुंदरता वापस एक छोटी, नग्न छोटी लड़की में बदल गई। हाँ, ज़ियान के अचानक बदलाव ने गूफी को अपनी हंसी को रोकने में असमर्थ बना दिया। ज़ियान खुद इस बदलाव से चौंक गई, लेकिन जब उसने देखा कि उसका शरीर अपनी पूर्व छोटी लड़की की स्थिति में वापस आ गया है, तो उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। शापित शरीर परिवर्तन घास, यह मुझे बड़ा नहीं होने देगी। वो बड़े भाई गूफी, तुम बहुत बुरे हो, मुझ पर हंस रहे हो। अपने सामने गूफी को देखकर ज़ियान गुस्से से उस पर झपटा, उसके छोटे हाथ उसकी छाती पर मार रहे थे। ठीक है, अपने कपड़े पहन लो। गूफी ने ज़ियान पर कपड़े डाले और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में तुम इस तरह बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे। नहीं, मैं नहीं हूँ। ये सुनकर ज़ियान ने बार बार अपना सिर हिलाया। बहन ज़ियाओ यिक्सियन ने मुझे बताया कि पुरुषों को केवल अच्छी तरह से संपन्न महिलाएं पसंद होती हैं, और जब वे एक सुंदर महिला को देखते हैं तो वे पलक भी नहीं झपकाते। बड़े भाई गूफी, क्या आप ही ऐसे ही हैं? ओह, चलो पहले गोली के दायरे से बाहर निकलें। गूफी लड़की की टिप्पणी से थोड़ा शर्मिंदा था, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय ज़ियान से चले जाने का आग्रह किया। आखिरकार वे दोनों 1 महीने से अधिक समय से पिल दायरे में थे। ज़ियाओ यिक्सियन और किंगलिन अभी भी अपनी सही स्थिति नहीं जानते थे और बहुत चिंतित होंगे। बड़े आदमी, अलविदा। जब वे जाने वाले थे, ज़ियान ने जियोंग झान को अलविदा कहा। जियोंग झान को कोई आपत्ति नहीं थी। ज़ियान का उसके लिए उपनाम बड़े पैमाने पर मुस्कुरा रहा था। शाम, पवित्र गोली शहर में एक सराय की पहली मंजिल पर लॉबी में, जहां जियो यिक्सियन और किंगलिन रह रहे थे, काले रंग की एक घूंघट वाली महिला दूसरी मंजिल पर एक निश्चित स्थान की ओर लालसा से देख रही थी। युवा मास्टर गूफी अभी तक क्यों नहीं लौटे? काले रंग की महिला कोई और नहीं बल्कि राक्षसी काओ यंग थी। शुरू में वह बहुत खुश हुई जब उसने सुना कि गूफी ने 3000 जलती हुई लौ ले ली है और नहीं छोड़ा। लेकिन अब गूफी 1 महीने से अधिक समय से नहीं दिखा था, जैसे कि वह पूरी तरह से गायब हो गया हो। भूल जाओ, ऐसा लगता है कि मैं उसे आज नहीं देख पाऊंगी। आह भरते हुए काओ यंग जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि जैसे ही वह मुड़ी, एक आकृति जिसे वह देखने के लिए तरस रही थी, प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। युवा मास्टर गूफी, मैंने आखिरकार आपको फिर से देखा। काओ यंग जल्दी से आगे बढ़ी और गूफी का गर्मजोशी से अभिवादन किया। आमतौर पर सादे कपड़ों में भी काओ यंग सराय में ध्यान का केंद्र होता था। अब ध्यान गूफी पर चला गया।
मिस काओ यंग, क्या आपको कुछ चाहिए? गूफी का जवाब आश्चर्यजनक रूप से वैसा ही था जैसा कि वे पहले सड़क पर गलती से मिले थे। इस एक वाक्य ने काओ यंग को अपने द्वारा तैयार किए गए सभी शब्द भुला दिए। युवा मास्टर गूफी पिछले 1 महीने से कहाँ थे? मैं आपको खोज रही थी। उद्धरण चिन्ह। काओ यंग की इस आकस्मिक टिप्पणी ने गूफी और जियान दोनों को अजीब स्थिति में डाल दिया। ये तथ्य कि वे दोनों खजाने की खोज के लिए पिल दायरे में घुस गए थे, सार्वजनिक रूप से बताने लायक नहीं था। मैं कहाँ जाती हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जियान ने बड़बड़ाया। काओ यंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। अब उसने गूफी के बगल में खड़ी छोटी लड़की को देखा। उसने अपनी नज़र जियान पर केंद्रित की और उसकी आभा को महसूस किया। चुपके से चौंक गई। वह इतनी छोटी है, फिर भी उसके पास पहले से ही एक सम्राट की साधना है। वह मुझसे कमज़ोर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या वह यंग मास्टर गूफेई की बहन हो सकती है? काओ यंग ने अनुमान लगाया। छोटी बहन, गलत मत समझो, मैं सिर्फ बड़े भाई गूफेई के बारे में चिंतित हूँ, मेरा कोई और मतलब नहीं था। काओ यंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। आप स्पष्ट रूप से बड़े भाई में रुचि रखती हैं। आपको लगता है कि मैं नहीं बता सकती? जियान की तीखी टिप्पणी ने काओ यंग को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। मिस काओ यंग, मेरा सुझाव है कि आप सराय छोड़ दें। अगर आप और ज्यादा समय तक रुकती हैं, तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि क्या हो सकता है। अचानक गूफेई की आवाज ठंड से भरी हुई गूंजी, जिससे काओ यंग घबरा गई। अध्याय 103, आत्माओं के हॉल से आश्चर्यजनक हमला। काओ यंग को गलत और भ्रमित महसूस होता है। भावनात्मक मूल्य 50 से बढ़ जाता है। युवा मास्टर गूफी, क्या वास्तव में आपके मन में मेरे प्रति इतना बड़ा पूर्वाग्रह है? अगर आप वास्तव में मुझे इतना नापसंद करते हैं, तो मैं बस चला जाऊंगा। गूफी की आवाज में ठंडे स्वर ने काओ यंग को बहुत गलत महसूस कराया। उसने खुद से सवाल किया, सोच रही थी कि क्या उसने उसकी नापसंदगी के लायक कुछ गलत किया है। क्या ये वास्तव में उसे उससे घृणा करने के लिए पर्याप्त था? अगर तुम यहाँ हो, तो क्यों छिपना? गूफी ने काओ यंग को नजरअंदाज किया और इसके बजाय हॉल के भीतर हवा में एक जगह पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जो 3000 जलती हुई लौ को वश में कर सकता है। जैसे ही गूफी ने बात की, हवा में एक हल्की लहर उठी, साथ ही हॉल में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। उसके बाद काले लबादों में पूरी तरह से लिपटे 2 व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ी हुई जगह से निकले। हॉल ऑफ सोल्स के लोग हमेशा चूहों की तरह चुपके से काम करते हैं। गूफी की आंखें बर्फीली हो गई क्योंकि उसने 2 आकृतियों को घूर कर देखा। क्या हो रहा है? क्या ये लोग हॉल ऑफ सोल्स से हैं? वे वास्तव में पवित्र गोली शहर में आए हैं। इन आकृतियों के अचानक प्रकट होने से सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो मैंने उसे गलत समझा। काले वस्त्र पहने 2 आकृतियों को देखकर काओ यंग को एहसास हुआ कि गूफी के पहले के शब्द वास्तव में उसके लाभ के लिए थे। वह जानता था कि खतरा आसन था और उसने उसे पहले से ही सराय छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की थी। इस समय आदरणीय तियान हुओ भी भौहें सिकुड़ते हुए बालकनी में दिखाई दिए। उन दोनों की रक्षा करो। गूफी ने आदरणीय तियान हुओ को एक संदेश भेजा, ये जानते हुए कि हॉल ऑफ सोल्स के लोग शायद कुछ समय से छिपे हुए थे, उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसके द्वारा 3000 जलती हुई ज्वाला को काबू में करने की खबर पिलटॉवर में व्यापक रूप से जानी जाती थी। ये वास्तव में कोई रहस्य नहीं था, और हॉल ऑफ सोल की घुसपैठ क्षमताओं के साथ ये संभावना थी कि उनके पास पिलटॉवर के भीतर एजेंट थे। हॉल ऑफ सोल्स के लोगों, आप पवित्र पिल सिटी में अपराध करने की हिम्मत करने के लिए बहुत साहसी हैं। काओ यंग, अब स्थिति से अवगत, 2 सोल पैलेस के आंकड़ों पर गुस्से से चिल्लाया। यहाँ बूढ़े आदमी ने पहले से ही एक आत्मा अवरोध स्थापित किया है। कुछ समय के लिए यहाँ होने वाली किसी भी चीज पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, बूढ़े लोगों में से एक ने भयावह स्वर में कहा। उसकी आत्मा की शक्ति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह आत्मा के दायरे तक पहुंच गया है। इस बीच गूफी ने भावनात्मक मूल्यों से फीडबैक के माध्यम से इन 2 लोगों की पहचान पहले ही पता लगा ली थी। उनमें से एक एल्डर मुगू था, जो याओ चेन के समान शिक्षक था। दूसरा ओल्ड घोस्ट छाई जिंग था। म्यूगू एक 3 स्टार डू वेनेरेट और 8वें स्तर का कीमियागर था, जबकि झाई जिंग एक 5 स्टार डू वेनेरेट था। ऐसा लगता है कि तुम हार मान चुके हो, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? गूफी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ टिप्पणी की। तुम्हारे जैसे नौसिखिए से निपटने के लिए मुझे पूरा भरोसा है, एल्डर मुगू ने व्यंग्य किया, गूफी की आवाज में व्यंग्य को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए।
मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अब 3000 जलती हुई लौ को सौंप दो और शायद मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार करूँगा। मेरी जान बख्शना, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए। गू फेई ने फिर से व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। जैसे ही उसने कहा, उसके माथे से आत्मा शक्ति का एक बड़ा उछाल फूट पड़ा, जिसने एक आत्मा तलवार बनाई जिसने आत्मा अवरोध को काट दिया। कोरसोल मैरो के साथ अपनी आत्मा को तड़का लगाने के बाद गू फेई की आत्मा शक्ति लगभग स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गई थी। एल्डर मुगू ने जो आत्मा अवरोध स्थापित किया था, वह गू फेई की आत्मा तलवार के सामने कुछ भी नहीं था और लगभग तुरंत ही टूट गया। अवरोध के नष्ट होने के साथ सराय के भीतर उतार चढ़ाव वाली ऊर्जाएं फैलने लगीं। एल्डर मुगू को आश्चर्य हुआ, भावनात्मक मूल्य 20 से बढ़ गया। ये कैसे संभव है? एल्डर मुगू चौंक गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस युवक की आत्मा शक्ति इतनी मजबूत होगी, जो उनके आगे बढ़ने से पहले ही आत्मा अवरोध को तोड़ देगी। ये पिलटॉवर का क्षेत्र है, आत्माओं का हॉल यहाँ अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। जैसे ही यह आवाज हॉल में गूंजी, काले वस्त्र पहने लोगों के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। उनमें से एक ने आसमान की ओर देखा। उसकी आवाज कर्कश थी, जुवान कोंगजी। बढ़िया, मास्टर जल्द ही यहाँ आएंगे। आप दोनों सोल हॉल मिनियन आज पवित्र पिल सिटी नहीं छोड़ेंगे। काओ यंग ने यह आवाज सुनकर राहत की सांस ली और आनंदित हुआ। लानत है! एल्डर मुगू हवा में मदरा रहा था। उसकी भयावह नज़र गूफी पर टिकी हुई थी, जो ठंडी रोशनी से चमक रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाएं पिलटॉवर के बुजुर्गों द्वारा विफल कर दी जाएंगी। अब जब उनका स्थान उजागर हो गया था, तो और अधिक समय तक रुकने से संभवतः पिलटॉवर से अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ आ सकते थे। जुवान कोंगजी, यह मामला पिलटॉवर से संबंधित नहीं है। तुम्हें क्यों दखल देना चाहिए? बूढ़ा भूत छाई जिंग, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोला। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी क्योंकि वह आकाश की ओर चिल्ला रहा था। ये पवित्र पिल सिटी है। अगर मैंने सोल हॉल को यहाँ लापरवाही से काम करने दिया, तो पिलटॉवर अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रख सकता है? आवाज, प्राचीन और दूर, एक बार फिर से गूंज उठी। अंतरिक्ष में एक शून्य से गूंज रही थी। स्पष्ट रूप से वक्ता अभी तक नहीं आया था, लेकिन दूर से अपनी आभा प्रक्षेपित कर रहा था। बूढ़े भूत, चलो चलें। एल्डर मुगू ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पीछे हटने का एक त्वरित निर्णय लिया। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से आ और जा सकते हैं? तुम हमें कम आंक रहे हो। गूफी ने वार किया, जिससे एल्डर मुगू के नीचे से लपटों का एक खंभा फूट पड़ा। तो ये वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला है। एल्डर मुगू का चेहरा लालच से चमक उठा क्योंकि उसने ज्वाला के भीतर अजीब ऊर्जा को महसूस किया। उसने लंबे समय से ऐसी शक्ति की लालसा की थी। उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, एक विशाल ऊर्जा पंजा बनाया जिसने ज्वाला स्तंभ को रोक दिया। बूम! विशाल ऊर्जा तरंग ने एल्डर मुगू को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। स्पष्ट रूप से गूफी की ताकत उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। मूल रूप से एल्डर मुगू ने ओल्ड घोस्ट छाई जिंग को साथ लाया था, ये सोचकर कि उन्हें केवल आदरणीय तियानहुओं से निपटने की जरूरत है और गूफी सिर्फ एक विचार था। लेकिन अब इस युवा ने एक ही चाल में उसे पीछे धकेल दिया था, वास्तव में अपमानजनक। मुगू, ये बच्चा खतरनाक है। अगर हम उसे जिंदा छोड़ देते हैं, तो वह भविष्य के लिए खतरा बन जाएगा। ओल्ड घोस्ट छाई जिंग ने आखिरकार अपना कदम उठाया। जोर से चिल्लाते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे उसकी उंगलियों से चिपचिपी काली धुंध की 5 धाराएं निकल पड़ीं। काली धुंध जल्दी ही भयानक काली जंजीरों में बदल गई, जो खुद को लपेटती हुई शून्य में घुस गईं और एक पल में गूफी के ऊपर दिखाई दी। अचानक हुए हमले ने गूफी के चेहरे को थोड़ा बदल दिया। ओल्ड घोस्ट मुगू की तरह नहीं था, जिसे खारिज किया जा सकता था। उसकी ताकत 5 स्टार डू वेनेरेट के शिखर के करीब, गूफी को उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी। अध्याय 104, रक्षक प्रकट होता है। जियान, दूर हटो। गूफी ने कोमल बल की 2 लहरें छोड़ी, जियान और काओयान को कई दर्जन मीटर दूर धकेल दिया। उसका आकार तेजी से टिमटिमाया, उन जंजीरों से बचता हुआ जो उस पर फेंकी गई थी। तुरंत बाद गूफी ने अपने हाथ की मुहर बदल दी और उसके शरीर से प्रचंड लपटें निकलीं, जिसने आकाश को ढक लिया। 3 अजीब लपटों के प्रकार और 2 जानवरों की लपटें अलग हो गईं, फिर तेजी से फिर से विलीन हो गईं। 5 रिंग लॉ निष्कासन तकनीक। ये देखकर आदरणीय तियानहुओ, जो पहले से ही किंगलिन, जियोई जियान और शेर राजा के साथ एक सुरक्षित दूरी पर चले गए थे, ने महसूस किया कि उनका दिल धड़कना बंद हो गया।
उनकी बूढ़ी आंखें उत्साह से चमक उठी। ये दूर तकनीक कुछ ऐसी थी जो उन्होंने सालों पहले संयोग से हासिल की थी। अपने चरम पर भी उन्होंने लो तकनीक की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त नहीं किया था। अलग अलग लपटों की आवश्यकता बहुत कठोर थी। उस समय उन्होंने इस तकनीक की वजह से एक दूसरी फॉलन हॉट फ्लेम को फ्यूज करने का जोखिम उठाया था। लेकिन अब गूफी इन कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने की कगार पर था। आसमान में 3 तरह की स्वर्गीय लपटें मंडरा रही थीं। आकाश के इस हिस्से में हवा को धीरे धीरे सुखा दिया। सौभाग्य से जब आत्मा अवरोध पहले ही टूट गया था तो आसपास के सभी लोग पहले ही भाग चुके थे। अन्यथा इस पैमाने की लड़ाई ने अनगिनत लोगों पर कहर बरपा दिया होता। उसने 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटों को परिष्कृत किया है। क्या ये हो सकता है कि वह उस पौराणिक तकनीक की साधना कर रहा है? इस समय ओल्ड म्यूगू के शिष्यों में एक अभूतपूर्व इच्छा भर गई। 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटें, ये कैसे संभव है? एक शरीर में 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटें कैसे सह अस्तित्व में हो सकती हैं? क्या उसे डर नहीं है कि ये लपटें आपस में टकराएंगी और अंततः फट जाएंगी? कुछ ही दूरी पर काओ यंग और अन्य लोग जो कुछ देख रहे थे उससे पूरी तरह हैरान थे। बूढ़े भूत, इस व्यक्ति को जीवित रखना होगा। यह महसूस करते हुए कि गूफी के पास स्वर्गीय लपटों को मिलाने की तकनीक हो सकती है, ओल्ड म्यूगू ने जल्दी से ओल्ड घोस्ट छाई जिंग पर चिल्लाया। तुम अभी भी इस समय उस बारे में सोच रहे हो? बूढ़े भूत ने भौहें सिकुड़ी। उसने अपने बड़े हाथ से आगे बढ़ाया और एक काला हाथ तुरंत शून्य में विलीन हो गया। गूफी के सामने कुछ मीटर की दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। भाई गूफी, कृपया सुरक्षित रहें। दूर से जियोई जियान, जिसे आदरणीय तियान हो द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था, बहुत चिंतित था। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि भविष्य में मैं भाई के साथ लड़ सकूं। वह गूफी की मदद करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह अभी आगे बढ़ गई तो वह केवल बोझ ही बनेगी। 5 अंगूठी लौ गठन। बूढ़े भूत छाई जिंग जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए, जो खुद से 4 सितारे अधिक शक्तिशाली था, गूफी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। 5 अंगूठी लौ निष्कासन तकनीक 3 प्रकार की स्वर्गीय लपटों से बनी पृथ्वी स्तरीय दूर तकनीकों के शिखर पर पहुंच गई थी, जो स्वर्ग स्तरीय तकनीकों से मेल खाने से बस एक कदम दूर थी। गूफी ने शक्तिशाली लपटों को नियंत्रित करते हुए, बड़े काले हाथ का सीधा सामना करते हुए, गठन के केंद्र में खड़ा था। शक्तिशाली दू तकनीक और उसकी परिष्कृत दू क्यूई ने गूफी को अपने स्तर से ऊपर लड़ने की क्षमता दी। इसके अलावा ओल्ड घोस्ट छाई जिंग के पूरी तरह से लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध न होने के कारण गूफी एक स्टार डू वेनेरेट होने के बावजूद खुद को संभालने में कामयाब रहा। ओल्ड घोस्ट, जुवान कोंगजी और अन्य जल्द ही यहाँ आएंगे। हमें अब निकल जाना चाहिए। ये देखकर कि ओल्ड घोस्ट छाई जिंग गूफी को जल्दी से नहीं हरा सकता, ओल्ड म्यूगू ने आह भरी। उसे कुछ महसूस हुआ और उसने जल्दी से छाई जिंग को पीछे हटने के लिए कहा। बच्चे, तुम्हारी तकनीक एक दिन मेरी होगी। जब वह चला गया, ओल्ड म्यूगू ने अनिच्छा के भाव से गूफी को देखा। वह ठंडे स्वर में हंसा और जियान और काओयंग पर हथेली से वार किया, जो दूर से देख रहे थे। शुरू से अंत तक आदरणीय तियान हू ने ओल्ड म्यूगू और ओल्ड घोस्ट के खिलाफ हस्तक्षेप नहीं किया। वह जानता था कि गूफी उसे जियाओई जियान, किंग लिन और अन्य लोगों की रक्षा करने के लिए पसंद करती है। अब जियान के खतरे में होने के कारण याओ तियान हू ने उस पर लक्षित विशाल हथेली के प्रहार को निर्णायक रूप से रोक दिया। हालांकि वो काओ यंग की भी रक्षा नहीं कर सका। क्या मैं मरने जा रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। विशाल हथेली में भयानक शक्ति को महसूस करते हुए काओ यंग निराशा से भर गई। वह सिर्फ एक दू सम्राट थी, वह किसी भी तरह से दो आदरणीय के हमले से बच नहीं सकती थी। धमाका। अपनी आंखें बंद करने के बाद उसने एक तेज आवाज सुनी, लेकिन उसके शरीर का अपेक्षित विनाश नहीं हुआ। उसके सामने एक लंबा व्यक्ति खड़ा था, युवा मास्टर गूफी। ये देखकर कि यह गूफी ही था जिसने उसे बचाया था, काओ यंग का दिल तेजी से धड़क उठा और उसके लिए उसकी प्रशंसा और भी मजबूत हो गई। धन्यवाद युवा मास्टर गूफी। मुझे नहीं पता कि इस जीवन रक्षक कृपा का बदला कैसे चुकाऊं। काओ यंग ने शालीनता से सिर झुकाया। उसकी लंबी जेड जैसी भुजाएं धीरे धीरे फैल रही थी। उसका आसन मोहक था और उसका सांप जैसा शरीर अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। वास्तव में वह गूफी को पीछे से गले लगाना चाहती थी, लेकिन एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने विचार को खारिज कर दिया। वह जानती थी कि बहुत आगे बढ़ने से अस्वीकृति हो सकती है। मिस काओ यंग, आप और मैं दोस्त हैं।
यह एक छोटी सी बात थी, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गूफी ने मुड़कर लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, फिर अचानक रुक गया। क्योंकि काओ यंग उसके सामने झुकी हुई थी, उसकी गर्दन के नीचे बर्फीला दृश्य काफी प्रभावशाली था और गूफी को करीब से पूरा नजारा दिखाई दे रहा था। खासकर जब काओ यंग ने गूफी को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया तो उसकी निगाहें लगभग चुंबकीय थीं, मानो वह उसकी आत्मा को दूर खींचने की कोशिश कर रही हो। चलो चलें। बूढ़े मुगू को इन बातों की परवाह नहीं थी। जियान और काओ यंग पर उनके हमले का उद्देश्य गूफी और आदरणीय तियानहुओ को रोकना था। अब जब कोई भी उन्हें रोक नहीं रहा था, ओल्ड घोस्ट चाइजिंग और उसने उनके चारों ओर की जगह को विकृत करना शुरू कर दिया। एक बार जब वे शून्य में प्रवेश कर गए तो जुबान कोंगजी भी उन्हें पकड़ नहीं सका। हॉल ऑफ सोल्स बोल्ड हो रहे हैं, मेरे गू कबीले से किसी पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। हालांकि तभी पवित्र गोली शहर के बाहर आसमान से एक आवाज गूंजी। नवागंतुक जुबान कोंगजी नहीं था, बल्कि गू कबीले का बुजुर्ग था जो गुप्त रूप से गूफी की रक्षा कर रहा था। गूफी के समूह को पवित्र गोली शहर में आते देखकर यह बुजुर्ग थोड़ा शांत हो गया था, शहर से बहुत दूर रह रहा था। लेकिन अभी जब गूफी ने ओल्ड म्यूगू और अन्य लोगों से लड़ाई की तो बुजुर्ग ने तुरंत इसे भांप लिया। गू कबीले के बुजुर्ग की आवाज सुनकर ओल्ड म्यूगू और ओल्ड घोस्ट चाइजिंग के आसपास की जगह तुरंत जम गई। ये शक्ति, क्या ये हो सकता है कि कोई संत उतर आया हो? अपने आसपास जमी हुई जगह को महसूस करते हुए म्यूगू और ओल्ड घोस्ट दोनों चौंक गए। म्यूगू, हम वास्तव में किसके साथ काम कर रहे हैं? तुमने हमें बर्बाद कर दिया है। यह महसूस करते हुए कि वे फंस गए हैं, ओल्ड घोस्ट म्यूगू को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। वह बच्चा गू कबीले से है। हमने इस बार वाकई स्टील की प्लेट को लात मारी है। गू कबीले के बुजुर्ग ने जो कहा था उसे याद करते हुए म्यूगू को अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई। क्या ये किंवदंतियों का वह प्राचीन कबीला है? ओल्ड घोस्ट चाइजिंग का चेहरा भय से भर गया था। उस पल वह ओल्ड म्यूगू को चीरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। अगर वह नहीं होता तो वह इस मुश्किल में नहीं पड़ता। वरिष्ठ, हम आत्माओं के हॉल से हैं। आज की घटना गलतफहमी की वजह से हो सकती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें छोड़ दें और हम तुरंत चले जाएंगे। वे दोनों दया की भीख मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन गू कबीले के बुजुर्ग ने उन्हें मौका नहीं दिया। मर जाओ। आसमान में मौजूद बुजुर्ग ने बस अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और दोनों खून के बादल में बदल गए। हे एल्डर गू कियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने समय तक मेरा पीछा करेंगे। अध्याय 105, मेरे साथ घर आओ, मेरे माता पिता से मिलो। हे ये सिर्फ इतना है कि कबीले में हर कोई तुम्हारे बाहर जाने से चिंतित था। गूफी ने गू कियान के नाम से पुकारा। बुजुर्ग मुस्कुराया और एक झटके में सीधे जिम के सामने आ गया। इस दौरान आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद एल्डर। गूफी ने जूनियर के रूप में गू कियान का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। ये कुछ भी नहीं है। मेरी उम्र में 10 या 20 साल भी मेरी साधना में कोई खास अंतर नहीं लाएंगे। लेकिन तुम, नौजवान, अलग हो। तुम हमारे कबीले का स्तंभ बनने के लिए किस्मत में हो और हम तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये स्पष्ट था कि वह गूफी के लिए बहुत सम्मान करता था और उससे बहुत उम्मीदें रखता था। इस बार उसे गूफी के पास छिपकर रहने के लिए नियुक्त किया गया था, न केवल उसकी रक्षा करने के लिए बल्कि उसका निरीक्षण करने और उसका आकलन करने के लिए भी। यात्रा के दौरान गूफी के विभिन्न कार्यों ने उसे बहुत संतुष्ट किया था। हालांकि गू कियान कभी कभी आश्चर्य करता था कि गूफी को पहले से ही सब कुछ कैसे पता लग जाता है, लेकिन उसने अंततः इसका श्रेय गूफी के सावधान स्वभाव और सावधानीपूर्वक योजना को दिया। ऐसा लगता है कि उन प्राचीन कबीलों में भी गूफी का बहुत महत्व है। गूफी द्वारा बचाए जाने के बाद काओ यंग ने अपनी आंखें उस पर टिकाए रखीं। गूफी और गू कियान के बीच बातचीत सुनकर उसकी नज़र में कोमलता सदमे में बदल गई। हालांकि काओ परिवार कोई सुपर कबीला नहीं था, लेकिन पिलटॉवर के साथ उनके संबंध ने उन्हें महाद्वीप के रहस्यों के बारे में कुछ जानकारी दी। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन कबीले डूबी हुई महाद्वीप पर नहीं रहते थे, बल्कि स्वतंत्र स्थानों पर रहते थे, जिनमें से प्रत्येक के पास स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली शक्तियां थीं। यहाँ तक कि पिलटॉवर और हॉल ऑफ सोल जैसी शीर्ष शक्तियां भी किसी भी प्राचीन कबीले के सामने टिक नहीं पाईं। इस एहसास के साथ काओ यंग की आंखों में खोने का भाव चमक उठा। गूफी की चमक इतनी चकाचौंध करने वाली हो गई थी कि वह लगभग उससे निगल गई। क्या उसके जैसा कोई कभी गूफी जैसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रहने की उम्मीद कर सकता है?
काओ यंग प्रशंसा का अनुभव करती है। जोड़ 4 भावनात्मक मूल्य। काओ यंग सदमे और उदासी का अनुभव करती है। जोड़ 4 भावनात्मक मूल्य। अपने दिमाग में लगातार आ रही सूचनाओं को सुनकर गूफी ने अपनी आंखों के कोने से काओ यंग को देखा। इस छोटी जादूगरनी की भावनाएं निश्चित रूप से बहुत बदल रही हैं, गूफी ने मन ही मन सोचा। उसी समय उनके ऊपर आसमान में अचानक एक और आंसू दिखाई दिया। उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जुआन कोंगजी, जो देर से आया था। नमस्कार एल्डर। गू किनयान की उपस्थिति ने उसे तनाव में डाल दिया और वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। मम्मा, गू कियान ने सिर हिलाते हुए कहा, आज की घटनाओं से ये स्पष्ट है कि पिलटॉवर की सुरक्षा को अभी भी मजबूत करने की आवश्यकता है। वरिष्ठ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये घटना वास्तव में पिलटॉवर की लापरवाही थी, जिसने सोल हॉल के लोगों को शहर के भीतर अपराध करने की अनुमति दी। जुआन कोंगजी ने कोई खंडन किए बिना गंभीरता से उत्तर दिया। ये कहने के बाद जुआन कोंगजी ने गू कियान के बगल में खड़े गूफेई पर नजर डाली और अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि इस युवक को प्राचीन कुलों में भी बहुत महत्व दिया जाता है। सिर्फ 2 महीनों में 2 डूसेंट विशेषज्ञ उसकी सहायता के लिए आ गए हैं। थोड़ी देर बाद जियाओ यीजियान, याओ तियानहू, किंगलिन और शेर राजा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। गू फेई, तुम कुल में कब वापस आने की योजना बना रहे हो? गू कियान ने अचानक पूछा, गू जियोंग द्वारा पहले पूछे गए सवाल को दोहराते हुए। इस बार गू फेई ने पहले ही अपना मन बना लिया था। सोल हॉल ने अभी अभी 2 डू वेनरेट्स को खोया था और वे इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। उनके तरीकों को जानते हुए वे निश्चित रूप से गुप्त रूप से जांच करेंगे, जो अनिवार्य रूप से उन्हें गू फेई तक ले जाएगा। अगर वह बाहर रहा तो कौन जानता है कि हुन कबीला क्या पागलपन कर सकता है। इसलिए गू फेई ने कुछ समय के लिए कुल में वापस लौटने का फैसला किया। वह जियो यीजियान और किंगलिन को अपने साथ वापस ले जाने के लिए दृढ़ था, लेकिन जियान के लिए। जियान, तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर वापस ले जाऊं? गूफी ने जियान को देखते हुए पूछा। जियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं, अगर मैं वापस जाती हूँ तो वे मुझे फिर से वही भयानक चीजें पीने के लिए मजबूर करेंगे। भाई गूफी, कृपया मुझे अपने साथ रहने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं अच्छा व्यवहार करूंगी। उसने अचानक गूफी की आस्तीन पकड़ ली। उसे डर था कि कहीं वह इस बार उसे पीछे न छोड़ दे। ठीक है, ठीक है, मैं सहमत हूँ, गूफी ने असहाय रूप से सिर हिलाते हुए कहा। गूफी ने फिर धीरे से जियाओ यीजियान का हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, अब वापस जाकर अपने परिवार से मिलने का समय आ गया है। परिवार से मिलो। इन शब्दों ने जियाओ यीजियान को घबराहट की लहर महसूस करते हुए रुकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार वह जिस परिवार से मिलने वाली थी वह एक प्राचीन कबीले के शक्तिशाली प्राणी थे। लेकिन थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने सहमति में सिर हिलाया। बड़े गू कियान, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए परेशान करूंगी। गूफी ने अपना फैसला करने के बाद उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। हाँ, तुम 1 साल से ज्यादा समय से दूर हो और कबीले के सभी बुजुर्ग चिंतित हैं। वापस आने पर उनका अभिवादन करना मत भूलना। वह दिल खोलकर हंसा। गूफी और शियाओ यीजियान के रिश्ते पर कोई टिप्पणी नहीं की। बोलने के बाद उसने हवा में हल्के से अपना हाथ घुमाया और एक स्थानिक दरार दिखाई दी। डूसेन स्तर पर एक लंबी दूरी की अंतरिक्ष सुरंग बनाना आसान था। अलविदा एल्डर जुआन कोंगजी, मिस काओ यंग। जब तक हम फिर से न मिलें। गूफी ने शियाओ यीजियान, जियान और अन्य लोगों को स्थानिक दरार में ले जाते हुए पुकारा। जब तक हम फिर से न मिलें, काओ यंग ने फुसफुसाते हुए कहा। गूफी की आकृति को दूर से गायब होते हुए देखा। उसने मन ही मन उससे एक दिन फिर से मिलने की कसम खाई, उसकी प्रतिभा से प्रेरित होकर खुद भी कड़ी मेहनत करने की। डूसेन स्तर के विशेषज्ञ गू कियान की सहायता से यात्रा में केवल आधा महीना लगा और जल्द ही वे पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गए। अंतरिक्ष सुरंग से बाहर निकलने के कुछ समय बाद ही उनके सामने एक विशाल शहर दिखाई दिया। आगे गू पवित्र शहर है, गूफी ने विशाल शहर की ओर इशारा करते हुए कहा। शहर को पहली बार देखते ही जियाओ यीजियान और अन्य लोग दंग रह गए। शहर पूरी तरह से हल्के नीले रंग के विशाल पत्थरों से बना था, जो समय के साथ पुराने हो गए थे। उन पर हल्के हरे रंग की काई रेंग रही थी, जिससे शहर एक प्राचीन और कुछ हद तक क्षयग्रस्त दिखाई दे रहा था। शहर के भीतर से पुरातनता की एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी।
ये जगह थोड़ी जीर्ण-शीर्ण दिखती है। जियान ने बड़बड़ाते हुए कहा, शहर को उसकी कल्पना से अलग पाया। गूफी ने थोड़ा मुस्कुराया और समझाया, गू पवित्र शहर हमारे डूडी पूर्वजों द्वारा प्राचीन काल से बनाया गया था। आप जो अवरोध देख रहे हैं, उसमें डूडी की शक्ति का एक निशान है। इस अवरोध की रक्षा के साथ, गू पवित्र शहर लगभग अभेद्य है। डूडी की शक्ति, ये सुनकर सभी ने गहरी सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि वे शहर के जितने करीब पहुंचे, उनकी आत्माओं पर दमनकारी शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई। डूडी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए प्राचीन पवित्र शहर के 3 किलोमीटर के भीतर उड़ान भरना प्रतिबंधित है। हम बाकी रास्ता पैदल चलेंगे, अन्यथा अवरोध हमें नीचे गिरा देगा। इसके साथ ही गूफी जमीन पर उतर गया और बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। अध्याय 106। वो वास्तव में एक महिला को वापस लाया। गू पवित्र शहर के द्वार पर काले कवच पहने हुए 100 आकृतियां लंबे भाले पकड़े हुए खड़ी थीं। उनकी तीखी और ठंडी निगाहें लगातार चारों ओर घूम रही थीं, जिससे एक भयानक आभा फैल रही थी। एल्डर गुकियान, यंग मास्टर गूफी। जैसे ही गूफी और एल्डर गुकियान शहर के द्वार के पास पहुंचे, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के गार्डों ने तुरंत अपने चेहरों पर गहरा सम्मान दिखाया। क्या वह यंग मास्टर गूफी की नई गर्लफ्रेंड है? यंग मास्टर गूफी किसी को वापस लाया है। मुझे आश्चर्य है कि मिस सुनर कैसी प्रतिक्रिया देंगी। मिस सुन एक देवी की तरह सुंदर है और कोमल और विचारशील है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि युवा मास्टर गूफी उससे क्यों अलग हो जाएगा और एक नया प्यार तलाशेगा। मुझे लगता है कि युवा मास्टर गूफी की नई प्रेमिका भी एक देवी की तरह सुंदर है। मिस सुन से बिल्कुल भी कम नहीं। उद्धरण चिन्ह। रास्ते में कई लोगों ने जियाओई जियान पर टिप्पणी की, उसकी उपस्थिति पर चर्चा की और गूफी के साथ उसके रिश्ते के बारे में अटकलें लगाईं। उसके आसपास की शोरगुल भरी चर्चाओं ने उसे असहज महसूस कराया और उसने अनजाने में अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसकी बेचैनी को देखते हुए गूफी ने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर लपेटा। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, उसने उसके कान में फुसफुसाया। उसकी सांस उसके गाल पर पड़ रही थी, जिससे उसे कुछ राहत मिली। जैसे ही उन्होंने गूफी को उसे पकड़ते हुए देखा, चर्चा के आसपास की आवाज़ें तुरंत शांत हो गईं। चारों ओर कई शक्तिशाली आकृतियों को देखकर किंग लिन और लान किंग थोड़े संयमित दिखाई दिए। दूसरी ओर जियान अधिक लापरवाह थी, उसकी आंखें उत्सुकता से इधर-उधर घूम रही थीं। हम यहाँ हैं। गूफी के नेतृत्व में समूह जल्दी से गू पवित्र शहर के केंद्र में पहुंच गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह समतल क्षेत्र नहीं बल्कि एक शांत झील थी। क्या हम यहाँ से गू दायरे में जाएंगे? याओ त्यान हुओ ने पूछा। गू कबीले के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन विवरण नहीं। जैसे ही जियान पूछने वाला था, शांत झील अचानक लहरदार हो गई और एक भयानक स्थानिक बल बाहर की ओर विकीर्ण होने लगा। जियान प्राचीन शून्य ड्रैगनशाही वंश का होने के कारण स्थानिक उतार चढ़ाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील था और स्पष्ट रूप से देख सकता था इस स्थानिक बल की अपार शक्ति को महसूस करें। जैसे जैसे स्थानिक बल निकलता रहा, प्रकाश की एक चमकदार किरण आसमान में ऊपर उठी, जो सीधे गू पवित्र शहर की ऊर्जा ढाल से जुड़ गई। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन झील से धीरे धीरे एक काला स्थानिक द्वार उभरा, जिससे शक्ति की गंभीर और राजसी लहरें निकल रही थीं, जिससे कमजोर साधना करने वाले लोग असहज महसूस कर रहे थे। ये द्वार गू क्षेत्र से जुड़ता है। मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, एल्डर गुकियान ने स्थानिक द्वार से रास्ता दिखाते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं, गूफी ने कहा और जियोई जियान और किंगलिन को द्वार तक ले गए। बिना किसी हिचकिचाहट के वे अंदर चले गए और खुद को गू क्षेत्र में पाया। यहाँ ऊर्जा बहुत प्रचुर है। यह बाहर की तुलना में कई गुना अधिक केंद्रित है। यहाँ साधना अविश्वसनीय रूप से तेज होनी चाहिए। गू क्षेत्र में प्रवेश करने पर सभी ने हवा में समृद्ध ऊर्जा महसूस की। कोई आश्चर्य नहीं कि ये प्राचीन कबीले इतनी प्रतिभाएं पैदा करते हैं। उनके पास साधना के लिए इतना प्रमुख स्थान है। शेर राजा ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। गू दायरे का निर्माण एक डूडी ने किया था और अनगिनत वर्षों तक हमारे कबीले के डू सेंट पावरहाउस द्वारा पोषित किया गया था। यह एक आत्मनिर्भर दुनिया है। हालांकि यह डूकी हुई महाद्वीप से छोटा है, लेकिन इसकी ऊर्जा कहीं अधिक प्रचुर है, गूफी ने समूह को समझाया। गू कबीले की ताकत उनके शक्तिशाली आधार के कारण अनगिनत वर्षों तक बनी रही थी। जब वे बातचीत कर रहे थे तो आकाश धीरे धीरे काला हो गया और ऊपर बादलों में हल्की गड़गड़ाहट हुई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दूर से अनजाने में एक तूफान आया था, जो उनकी दिशा में बढ़ रहा था। जियान ने बादलों को देखा और अचानक कहा, उन बादलों पर कुछ है। चिंता मत करो,
गूफी ने उसे आश्वस्त करते हुए उसके सिर को थपथपाया। ये हमारे गू कबीले की स्पेस शटल बोट है। जैसे जैसे काले बादल करीब आते गए, एक विशाल उड़ता हुआ युद्धपोत नजर आया। समूह गू कबीले की भव्यता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यहाँ तक कि मेहमानों के स्वागत के लिए भी वे ऐसे प्रभावशाली जहाज़ों का उपयोग करते हैं। ये अकेले ही डूक्यू महाद्वीप पर 90% बलों को कुचल सकते हैं, है न? चलो सवार हो जाएं, गूफी ने कहा और ज़ियाओ यीजियान को स्पेस शटल बोट पर ले गया। युद्धपोत पर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का कड़ा पहरा था। प्रत्येक सदस्य के हाथ में एक लंबा भाला था जो डराने वाला आभा बिखेर रहा था। हम गू पवित्र पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहे हैं। इस पर्वत श्रृंखला के बाहर गू कबीले के कई वंशज रहते हैं। उनके जीवन को बाधित न करने का प्रयास करें, गूफी ने समझाया। गू कबीले के वंशज? क्या वे गू कबीले के सदस्य हैं? ज़ियान ने भ्रमित होकर पूछा। बिल्कुल नहीं, गू कबीले के वंशज हमारे कबीले के सबसे निचले स्तर के हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी हैं। वे कभी गू कबीले के मूल थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कबीले का विस्तार होता गया, उनमें डूडी वंश कमजोर होता गया और उनकी प्रतिभा पहले जैसी उत्कृष्ट नहीं रही, गूफी ने समझाया। बेशक उनमें से बहुत से हैं और समय समय पर उत्परिवर्तन या जागृति होती रहती है। जब किसी मजबूत वंश शक्ति वाले व्यक्ति की खोज की जाती है तो उन्हें कबीले के संसाधन प्राप्त होते हैं और वे आधिकारिक तौर पर गू कबीले के सदस्य बन जाते हैं, जिससे उन्हें कई लोगों का सम्मान मिलता है। समूह समझ गया कि गू कबीले की प्रतिभाएं वास्तव में सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ थीं, जिन्हें अनगिनत लोगों में से चुना गया था। आम लोग बाहरी लोगों को इतनी आसानी से गू दायरे में नहीं ला सकते थे। गूफी की स्थिति ने उन्हें यह विशेषाधिकार दिया, जैसा कि एल्डर गूकियान के पिछले रवैये से स्पष्ट है। जब वे गू पवित्र पर्वत श्रृंखला के पास पहुंचे तो कई लोगों ने उन्हें देखा। भाई गूफे, बहुत समय हो गया। गू यून्यू मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचे। वह जानती थी कि गूफी एक महिला को वापस लाया है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसके विचार में कई पत्नियां रखना कोई मुद्दा नहीं था। हालांकि गूफी ने पहले कबीले के नेता की बेटी से शादी की थी, जो शायद इसे रोक सकती थी। अब जब उसने और जुन एर ने तलाक ले लिया था तो वह चिंता दूर हो गई थी। भाई गूफी वास्तव में लोकप्रिय है। ज़ियाओ यीजियान ने गूफी को गू कबीले की लड़कियों से मिल रहे ध्यान को देखा, थोड़ा दबाव महसूस किया। उसने अपना सिर नीचे किया और उसके पीछे पीछे चली गई। यून्यू, बहुत समय हो गया, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, चलो अगली बार बात करते हैं। गूफी ने अभिवादन करने वालों को उदासीनता से उत्तर दिया और फिर ज़ियाओ यीजियान का हाथ पकड़कर उसे अपने पहाड़ की ओर ले गया। ज़ियाओ यीजियान ने उसके इरादे को समझते हुए अंदर से गर्मजोशी महसूस की। भाई गूफी वास्तव में एक बाहरी महिला को वापस लाया है। अब जब उसने जुन एर से तलाक ले लिया है तो मैं। गू याओ, जो दूर नहीं था, उत्साह के साथ गूफी को देख रहा था। आह, वह लड़की जुनर कितनी मूर्ख है, उसने इतना अच्छा पति खो दिया। गू किंग यांग, एक और गू कबीले की प्रतिभा, ने आह भरी। हालांकि गू किंग यांग अब एक सितारा डू वेनेरेट था, वह गूफी से 7 या 8 साल बड़ा था और उनकी साधना गति में अंतर स्पष्ट था। बड़े भाई किंग यांग, वहां बहुत चहल पहल दिख रही है। क्या हो रहा है? जुनर गू किंग यांग के पास पहुंची। उसने अभी अभी शाही वेदी के बपतिस्मा का पहला चरण पूरा किया था, 2 सितारा डू सम्राट चरण तक पहुंची थी। इस सफलता के साथ जुनर का आत्मविश्वास सर्वकालिक उच्च स्तर पर था और उसके चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान रहती थी। गूफी वापस आ गया है, गू किंग यांग ने सीधे उत्तर दिया। वह वापस आ गया है। ये सुनकर जुनर का पहला विचार गूफी को देखना था। अब वह उसके सामने अपनी साधना प्रतिभा दिखाना चाहती थी। तो मैं उससे मिलने जाऊंगी। जैसे ही जुनर आगे बढ़ने वाली थी, गू किंग यांग ने उसे रोक दिया। क्यों? क्या मैं उसे नहीं देख सकती? तुम देख सकती हो, लेकिन गूफी इस बार अकेले वापस नहीं आया। वह अपने साथ एक महिला को लाया है। वह एक महिला को वापस लाया है। जुनर उन शब्दों पर जम गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गूफी वास्तव में एक बाहरी महिला को गू दायरे में वापस लाएगा। उस पल जुनर को ये देखने की इच्छा हुई कि गूफी किस तरह की महिला को वापस लाया है।